जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जी विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे महासंग्राम सीरीज का पार्ट हम लोग सेकेंड आज हम देखेंगे। आज क्लास नंबर 2 देखेंगे। इसमें भी 25 प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो हर प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए जो भी चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के एक के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह डैश का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों का सम्मान करे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का पालन करना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 27 नंबर प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कौन सरकार चलाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा ये चलाया जाता है संसदीय प्रणाली पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 28 नंबर प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 29 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल डैश के आधार पर हटाया जा सकता है। तो इन्हें महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाकर इन्हें हटाया जा सकता है, या इसमें दिया गया इस वर्ड के लिए इसमें दिया गया है ऑप्शन सी, यहाँ पे सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता, यानी इनकी जो अक्षमता है उसके आधार पर या दुर्व्यवहार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा हैबियस कॉर्पस, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं है। तो इसका इसमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है, देश की रक्षा है, सद्भावना को बढ़ाना है, जबकि यहाँ पे बड़ों का सम्मान करना इसमें उल्लेखित नहीं है। तो यही हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ों का सम्मान करना इसमें नहीं दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 32 की निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही इसका सिफारिश किया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना वर्ष किस में हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी, जबकि दशकीय आधार पर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 34 नंबर की, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 35, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य, जिसमें भगत सिंह और गुरुदेव शामिल थे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 36 नंबर कि उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करें जो बचपन में स्कूल जाने से नफरत करता था और उसने इसे एक दम घुटने वाला और
दमनकारी बताया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे ये बात कही थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 37 नंबर की, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसकी स्थापना सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमे चला सकते हैं? तो ये इल्बर्ट बिल विवाद में ये विधेयक पारित किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 39 कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में उपधातु मुद्रा बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया? तो इसमें टोकन मनी यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक लाया था, जबकि चांदी के सिक्कों को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया गया ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को चौसा में हराया था, चौसा के युद्ध में हराया था? तो ये शेर खान हो जाएगा, जो कि 1539 में ये लड़ा गया था। 1539 में ये लड़ा गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर की, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्या, यहाँ पे छूट गया है, मिसप्रिंट है, सामाजिक समस्या को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो सामाजिक समस्या को हल करने के लिए अशोक के द्वारा यहाँ पे धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई, जो कि अशोक के 5वें शिलालेख में इसका वर्णन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 42 नंबर प्रश्न है कि पुहार या कावेरीपट्टनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का पतन था? पुहार या कावेरीपट्टनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का पतन हुआ करता था या पोर्ट हुआ करता था? तो ये चोल वंश का पोर्ट हुआ करता था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? समुद्रगुप्त की माता किस गण से संबंधित थी? तो ये लिच्छवी गणराज से संबंधित थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 44 नंबर प्रश्न की कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश के संस्थापक यहाँ पे वासुदेव थे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सही है? तो इसमें हम लोग दो स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें दिया गया पहला स्टेटमेंट कि इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलन में रचा एवं संकलित किया जाता था, और दूसरा है कि संगम साहित्य को मदुरई शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलन में संकलित किया गया था। और यहाँ पे दोनों हमारा स्टेटमेंट सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न दिया गया है, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसमें दिया गया है कि फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी आकलन विधि को क्या कहते हैं? तो इसमें जो उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को जो मापने वाली जीडीपी या अंकन विधि है, उसे हम लोग उत्पाद विधि कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पाद विधि इसे कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 47 निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है? कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है? तो इसमें सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने पर व्यय, जो कि पूंजीगत व्यय है। केंद्र सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम भुगतान करने वाला व्यय यहाँ पे पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। और शेयरों में निवेश, जो कि शेयर में जो निवेश करते हैं उसका भी यहाँ पे पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है, जबकि सब्सिडी भुगतान यहाँ पे पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है। यही हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 48 नंबर कि कौन सी बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है? तो कौन सी बेरोजगारी व्यापारिक चक्र में, व्यापारी ट्रेड
साइकिल में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रीय बेरोजगारी में ये दशा देखी जाती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 49 नंबर प्रश्न है कि 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम यहाँ पे करवे समिति रखा गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में ही ये बना था। और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि नहीं है। तो इसमें आय विधि है, व्यय विधि है और उत्पाद विधि है। ये तीनों राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है, जबकि यहाँ पे मध्यवर्ती विधि नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी।